नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं मौसम की, यानी कि एक बार फिर मैं आपको 1 सप्ताह 10 दिन तक बता दूंगा अभी आगे का, यानी कि और भी 1-2 दिन जो कल तक डिस्कस किया था, क्योंकि थोड़े चेंजेस आते रहते हैं। तो फिलहाल आप बादलों की स्थिति देखिए, तो ये जो उत्तर भारत में आप, यानी कि उत्तर भारत के ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो आप बादल देख रहे हैं, ये बादल यानी कि कोई प्रोमिनेंट ऐसा पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, पर जो जेट स्ट्रीम्स जो यानी कि पश्चिम दिशा से लगातार चलते रहते हैं, जो कि आपको पता है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, तो ये यानी कि जो मेडिटेरेनियन सी से थोड़ा मोड़ा मॉइस्चर लेकर आते रहते हैं, और वही मॉइस्चर जो है आप देखिए थोड़ा पहाड़ों पर और बादलों के रूप में देखा जा रहा है। ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, कुछ एक ऊंचे इलाकों में हो सकता है काफ़ी हल्का स्नोफॉल या बारिश दे जाए। दक्षिण भारत में देखिए आप बादल बने हुए हैं, इसका एक प्रमुख कारण मैं अभी आपको दिखाता हूँ हवाओं की स्थिति में। तो एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र श्रीलंका के भी थोड़े पार बना हुआ है। दूसरा चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन चुका है, जो कि श्रीलंका के थोड़े से पश्चिम में है। और यहाँ पर एक हल्का आप देखिए, आप कह सकते हैं कि एक विंड, यानी कि जहाँ पर हवा में एक ट्रफ रेखा टाइप एक बना हुआ एक लाइन अब देखिए, यहाँ पर जो विंड्स दोनों दिशा से आकर कन्वर्ज हो रही है, और हवाओं में अनियंत्रता बनी हुई है थोड़ी थोड़ी। तमिलनाडु के ऊपर आप देखिए, तमिलनाडु केरला के स्ट्रेच में हवाओं में अनियंत्रता बनी हुई है। केरला में धीरे धीरे पश्चिमी हवाएं शुरू हो चुकी है। यहाँ से आप देखिए अरब सागर से उत्तर से नमी दे करके केरला में आ रही है। यहाँ पर केरला के आसपास क्या है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर भी इस क्षेत्र में, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये आप देखिए, तो यहाँ पर 30 डिग्री तक, 1-2 दिन पहले ये 29 था, अभी और भी 1 डिग्री बढ़कर केरला और इससे सटे ये जो ये जो मैंगलोर वगैरह के आसपास अभी 29 है, पर केरला में 30 डिग्री सी सरफेस टेम्परेचर देखा सकते हैं। दक्षिणांतरी कर्नाटका के भी कुछ क्षेत्रों में 30 डिग्री है। गोवा वगैरह तक भी अभी 29 डिग्री हो चुका है। रत्नागिरी वगैरह तक भी आप देखिए 29 है। मुंबई में हालांकि 27 है। इस स्ट्रेच में धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा है। गुजरात के पास काफी कम टेम्परेचर है, 25 है। और यहाँ पर जो 23-24 था वो भी बढ़कर के, यानी कि बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल तट के आसपास, यहाँ पर वाटर कंपेरेटिवली ये जो उड़ीसा और आंध्र के कोस्ट से 1-2 डिग्री कम रहता है, तो यहाँ पर 28 है। आप देखिए ऑलरेडी यहाँ पर 27 है। सर्दियों में यहाँ पर 3-4 डिग्री तक इस क्षेत्र से कम हो जाता है, यानी कि 3-4 नहीं, 2-3 डिग्री, कभी कभी 3-4 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्योंकि लगातार उत्तरी हवाएं आती है, तो ये सी सरफेस टेम्परेचर को उतनी बढ़ने नहीं देती है। यहाँ पर 27 हालांकि ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर में भी यहाँ से भी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से भी 1 डिग्री कम रहता है, 1-2 डिग्री। यहाँ पर भी अब देखिए 26 डिग्री हो चुका है। तो सी सरफेस टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, हालांकि उतना ज्यादा नहीं है, पर अरब सागर में केरला तट के आसपास 30 डिग्री ऑलरेडी हो चुका है। पर ये क्योंकि काफी कम, यानी कि जगह पर अरब सागर में, यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन काफी, यानी कि गड़बड़ है। अब देखिए ओमान वगैरह तट में, यहाँ मध्य अरब सागर में 26 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है। तो कोई चक्रवाती तूफान अगर बनता भी है, तो उसको कम से कम इतना तो स्पेस चाहिए, यानी कि इतना सी ट्रेवल चाहिए। और यानी कि जो चक्रवाती तूफान ज़्यादातर बनते भी हैं, तो वो ऐसे ओमान की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर कूल वाटर से तो ये लीक हो जाएगा, या फिर ऐसे गुजरात की तरफ। केरला में बहुत बहुत ज़्यादा रेयर है चक्रवाती तूफान, क्योंकि केरला के आसपास ओरिजिनेट हो सकता है, हो बारिश दे काफ़ी अच्छा चक्रवात, यानी कि चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से ओरिजिनेट हो, धीरे धीरे लो प्रेशर बने। पर केरला में कभी भी जो डायरेक्ट चक्रवाती तूफान, बहुत रेयर चांसेस है, 1-2 आया है बस केरला में, काफ़ी कम चांसेस है। तो यहाँ पर 30 डिग्री क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर है, जो कि मैं मेन अभी बता रहा था, जो मेन मुद्दा। तो हवाएं पश्चिमी दिशा से आ रही है, यानी कि जो सी से, अरब सागर से हवाएं आ रही है, और 30 डिग्री है, तो आपको पता है 30 डिग्री सी सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होने से ऑब्वियसली कि एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और एवेपोरेशन ज़्यादा होने से नमी ज़्यादा उठेगी, और ये हवाएं उसी नमी को लेकर के केरला तट में आ रही है। तो आप देखिए केरला के ऊपर कुछ बादल बने हुए हैं, तमिलनाडु के ऊपर ये हवाओं की अनियंत्रता है तमिलनाडु के ऊपर भी, तो इसके चलते। और यहाँ पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। ये जो पूर्वी श्रीलंका में आप देखिए जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, ये थोड़ा सा सशक्त हो रहा है, और इसके थोड़े आगे जाने की संभावना है।
यानी कि कोई कोई अभी बता रहे हैं वेदर वीडियोस में या फिर वेदर मॉडल में कि ये चक्रवाती तूफान आसानी बनेगा। तो चांसेस तो यानी कि जीएफएस वेदर मॉडल दिखा रही है, पर काफी कम चांसेस है, क्योंकि मार्च के महीने में मैंने जैसे बोला कि सी सरफेस टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं रहता है। हालांकि अभी जो पिछला जो सिस्टम गया वो तो तमिलनाडु में ही गया, यहाँ पर भी उसको ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिले, और यहाँ पर जाता तो कुछ भी नहीं बन पाता, यानी कि लो प्रेशर भी काफी कम बन पाता, क्योंकि तब और भी कम सी सरफेस टेम्परेचर थे। पर अभी सी सरफेस टेम्परेचर 26-27 हुआ है, पर मिनिमम साइक्लोन के लिए 28-29 डिग्री चाहिए ही चाहिए, क्योंकि और 28 में भी साइक्लोन को उतना सपोर्ट नहीं मिलता। 29-30 डिग्री भी जब हो जाता है तब साइक्लोन बनने की संभावना प्रबल हो जाती है, तो 30 डिग्री क्रॉस करने से काफी ज्यादा संभावना हो जाती है। तो यानी कि अभी 27-26, तो यहाँ पर अगर ये आता भी है सिस्टम, तो यहाँ पर अगर आएगा तो मैंने से बोला पिछले वीडियोस में मैं दिखा रहा था, तो ये ज्यादा सशक्त नहीं रह पाएगा, वीक हो जाएगा। तो फिलहाल ये बादलों की स्थिति है। बाकी अगर भारत की मैं बात करूं तो आप देखिए पूरा उत्तर भारत शुष्क है, पूर्वी भारत और मध्य भारत पूरा एकदम शुष्क है। आप देखिए ब्लैक एकदम नजर आ रहा है, पूरा एकदम विजिबिलिटी काफी अच्छा है मध्य भारत का। पूरे यहाँ पर जो उत्तरी कर्नाटका और तेलंगाना तक, और दक्षिण भारत में भी और एक चीज इस क्षेत्र में क्या होता है कि मार्च का मिड आते आते कम से कम जो तमिलनाडु दक्षिणांतरी कर्नाटक है यहाँ तक ITCZ पहुंच जाता है और प्री मानसूनी गतिविधियां शुरू हो जाती है, और इस समय यहाँ पर हीट वेव की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि अभी एक यानी कि पिछले साल भी ये हमने देखा, यही होली के सप्ताह में अचानक से संपूर्ण भारत में तापमान काफी तेजी से बढ़ने लग गया था। तो इस साल भी यही हो रहा है कि एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या एंटी साइक्लोन लगभग यहाँ पर बना हुआ है। और दूसरा, अगर मैं आपको वेदर मॉडल में अच्छे से दिखा दूं तो कुछ वेदर मॉडल कुछ अलग जगह है। ये जो वेदर मॉडल ये अरब सागर पर सशक्त वाला दिखा रहा है, अब देखिए, और यहाँ पर भी राजस्थान के ऊपर फीवर बना है। तो ये जो अरब सागर में भी बना हुआ है, तो इसी के कारण आप देखिए हवाएं ऐसे घूम रही है, यानी कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी आ रही है, पर ये हवाएं क्योंकि थार का एरिया है तो यहाँ पर कोई ज्यादा मॉइस्चर नहीं पहुंच रहा है, यहाँ से हवाएं ऐसे घूम करके आ रही है। इसी जो हाई प्रेशर के कारण यहाँ पर भी एक बना हुआ है जीएफएस वेदर मॉडल में। अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये वेदर मॉडल भी ऐसा ही स्थिति को लगभग दिखा रहा है। तो ये जो हवाएं आप देखिए जीएफएस और भी साफ दिखा रहा है कि यहाँ पर भी और तेजी से हवाएं हैं। ECMWF थोड़ा कम दिखा रहा है कि कम है, पर दोनों ही वेदर मॉडल दिखा रहा है। अब देखिए राजस्थान के थार से होती हुई ये जो हवाएं ऐसे पूरे उत्तर भारत में पहुंच रही है, घूम करके मध्य भारत में रिकर्व होकर आ रही है। छत्तीसगढ़, विदर्भा, उड़ीसा को क्रॉस करती हुई ये ऐसे जो है मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, ये सोलापुर कोल्हापुर इस क्षेत्र तक, यहाँ पर जो तेलंगाना, उत्तरांतरी कर्नाटका, इसके साथ साथ मुंबई वगैरह में भी अभी भीषण यहाँ पर हीट वेव की कंडीशन से, गुजरात में भी भीषण हीट वेव चल रही है, पश्चिमी राजस्थान में भी हीट वेव की संभावना। उत्तर भारत में हीट वेव तो नहीं है, उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पर मध्य भारत में हीट वेव जैसी कंडीशंस बन रही है। विदर्भा छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आज 35 डिग्री 37 डिग्री ऐसा, यानी कि तापमान इस क्षेत्र में, कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ पर 37, 38, 39, 40 डिग्री भी ये क्षेत्र यहाँ पर इस क्षेत्र के आसपास चले जा रहा है। मुंबई वगैरह में यहाँ पर जो अभी एवरेज टेम्परेचर 33 डिग्री है, ये कहीं ना कहीं 37, 38, 40 डिग्री भी आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में, जो कि पश्चिम घाट के पश्चिम में है और एकदम अरब सागर से भी लगा हुआ नहीं है, इस क्षेत्र में। और जूम करके मैं आपको दिखाऊं तो मुंबई के आंतरिक हिस्सों में ही, जैसे थाने, अंबरनाथ, शाहपुर, इस क्षेत्र में अगर तापमान अभी देखा जाए, अभी से ही आप देखिए 12 बजे ही 39 डिग्री हो चुका है, 39। 3 बजे आप देखिए 40 डिग्री 41 डिग्री तक इस क्षेत्र में जाने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में भी आराम से आज 40 डिग्री तापमान पहुंच जाएंगे दोपहर को 3-4 बजे के आसपास। गुजरात में भी वही हाल होगा। यहाँ छत्तीसगढ़ वगैरह में, रायपुर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2-3 बजे आप देखिए 36 डिग्री आने की संभावना है लगातार, यानी कि लू जैसी स्थितियां यहाँ पर बनी रहेंगी। विदर्भा में और एक 1-2 डिग्री ज्यादा होगा, 38 डिग्री तक जाने की संभावना है, यानी कि 35 के ऊपर, मिड 30s के ऊपर तापमान पहुंच जाएगा। दिल्ली NCR में आज दोपहर को 33 डिग्री तक तापमान जाने की संभावना है, जो कि काफी अच्छा है, यानी कि अबव एवरेज है ही है, यानी कि दिल्ली में
इस समय यानी कि मैक्सिमम काफी कम समय 30 डिग्री के ऊपर रहता है, पर पिछले साल भी 31-32 हुआ था, इस साल और भी दिल्ली एनसीआर में 33 डिग्री, और मध्य भारत में भी होली आते आते इस साल भी 39 डिग्री जाने की संभावना इस क्षेत्र में बनी हुई है। इससे पिछले साल भी जो है 40 डिग्री तक तापमान इस क्षेत्र में गया था। पंजाब में भी तापमान काफी यानी कि एवरेज के ऊपर रहेंगे 32 डिग्री तक, पर 17-18 तारीख के बाद, जैसे कि मैं कल के वीडियो में बता रहा था, तो कुछ ऐसी संभावना है। अभी जो हवाएं पश्चिम यानी कि ऐसे आ रही है, हिमालय से नहीं आ पा रही है, तो और तो यानी कि 18-19 तारीख से धीरे धीरे जो हल्की फुल्की हो सकता है बर्फबारी हो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, ज्यादा कुछ नहीं होगा। पर यहाँ से उत्तरी हवाएं थार के एरिया में भी, इस क्षेत्र में भी आएंगी, तो लोगों को ये जो समय से पहले के प्रचंड गर्मी से कुछ ना कुछ राहत मिलेगा। हालांकि मध्य भारत में ज्यादा कुछ इस क्षेत्र में और गुजरात में भी उतना ज्यादा कुछ होने की संभावना है नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र में ये हवाएं आते आते काफी ज्यादा यानी कि बिल्कुल भी ठंडी नहीं रहेंगी, गर्म हो जाएंगी, तो यहाँ पर तापमान में वृद्धि ही होगी। दिल्ली एनसीआर में भी वृद्धि होगी। पंजाब और जो थार के एरिया में उत्तरी दिशा से आएंगे, जो 40 डिग्री भी टच कर जा रहा है उसके ऊपर, उसमें हो सकता है कि 37-38 हो, यानी कि 2 या हो सकता है मैक्सिमम 3 डिग्री तक गिरावट आए। लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगा ये जो समय से पहले की गर्मी से। तो ये सैटेलाइट इमेज की बात हुई, तो अब क्षेत्र वाइज हम लोग मौसम की बात कर लेते हैं, यानी कि विस्तार रूप से। तो अभी जैसे कि मैंने बोला, ये जो जेट स्ट्रीम्स के कारण उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, तो पहाड़ों में कुछ एक क्षेत्रों में आज काफी हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। 16 तारीख को भी लगभग ऐसी स्थितियां, और यानी कि और भी मौसम शुष्क होगा, कोई भी खास वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है नहीं। पहाड़ों में 17 तारीख को पूरा पहाड़ शुष्क रहने की संभावना है। 18 तारीख को हो सकता है कि 18 तारीख से एक पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि ज्यादा अभी लोअर लैटिट्यूड में नहीं है पर ऊपरी लैटिट्यूड में आएगा, तो इसी के चलते एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पाकिस्तान के ऊपर विकसित होगा, पर ये सूखा रहेगा, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, और लगातार जो दक्षिण पश्चिमी हवाओं को, तो अब देखिए संपूर्ण राजस्थान में, मतलब कि पश्चिमी राजस्थान स्पेशली थार के एरिया में ये आपका दक्षिण पश्चिमी हवाएं अग्रसर रहेंगी, तो ये सिर्फ राजस्थान को असर नहीं करेगी। अभी जो प्रचंड गर्मी से यानी कि राहत हो सकता है कि एक आध दिन के लिए मिले, 17 तारीख को हो सकता है थोड़े मिले, पर 18-19 तारीख को पंजाब में, स्पेशली पंजाब जम्मू का जो इलाका है, इस क्षेत्र में पाकिस्तान का ये जो इलाका है, यहाँ पर गर्मी प्रचंड यानी कि हीट वेव की संभावना, हीट वेव जैसी स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। दिल्ली एनसीआर में तापमान 35 डिग्री तक जाने की संभावना है, 34-35। पंजाब में लुधियाना में आप देखिए 34-35 डिग्री, लुधियाना में, गुरदासपुर वगैरह में भी 30 डिग्री को तापमान क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पर इस समय एवरेज टेम्परेचर में 30 से नीचे ही रहता है तापमान। यहाँ पर जम्मू वगैरह में आप देखेंगे 32-33 हो गया। इसी प्रकार पाकिस्तान का मैं अगर दिखा दूं आपको, तो इस्लामाबाद वगैरह यहाँ पर काफी कम रहता है। यहाँ पर जलालाबाद, यहाँ पर थोड़े पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर 30 के नीचे रहता ही है इस समय तापमान। एवरेज टेम्परेचर 26-27 जाए तो काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर दक्षिणी हवाएं पहुंचने के कारण ये तापमान को बढ़ाएंगी। श्रीनगर वगैरह में उतना असर नहीं होगा, पर हाँ कुछ ना कुछ असर होगा, क्योंकि जो उत्तरी हवाएं आ रही थी, अभी अगर मैं आपको दिखाऊं श्रीनगर का मैक्सिमम टेम्परेचर, तो 13 डिग्री लगभग उतना रहेगा। 1-2 डिग्री बढ़ोतरी की संभावना 18-19 तारीख को है। ये जो आप देखिए दक्षिणी हवाएं यहाँ पर पहुंचेंगी जब, तब तापमान बढ़ेंगे। गुजरात में कच्छ के कुछ एक इलाकों में, देवभूमि द्वारका वगैरह में अरब सागर से हवाएं आने के कारण यहाँ पर तो गर्मी नहीं रहेगी, पर दूसरे क्षेत्र स्पेशली जो पूर्वी गुजरात है, यहाँ पर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा 19 तारीख को भी। और यानी कि गुजरात की मैंने बात की, तो आगे उत्तर भारत में खास कुछ वेदर एक्टिविटी नहीं होगा। 20 तारीख को दिल्ली एनसीआर और पंजाब में और भी 1-2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है, यानी कि स्पेशली पूर्वी पंजाब, पूर्वी पंजाब यानी पंजाब ही आप कह सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान में तापमान में
गिरावट आना शुरू होगा धीरे धीरे। ये थार के एरिया में 1-2 डिग्री गिरावट आने की शुरुआत होगी, क्योंकि यहाँ से जो उत्तरी हवाएं आएंगी 20 तारीख को वैसे पहुंचेंगी। पर यहाँ पर आप देखिए हवाएं ऐसे घूम रही है, तो ये जो घूम रही है तो यहाँ से जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं पहुंच जा रही है। अब देखिए दिल्ली एनसीआर वगैरह में, पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रेवल कर रही है, तो ये दिल्ली एनसीआर में तापमान को काफी बढ़ा देगी। मध्य भारत में ऑन यानी कि तापमान बढ़ते रहेंगे 20 तारीख को और भी बढ़ जाएगा, यानी कि दिल्ली एनसीआर में 37 डिग्री तक तापमान, 36-37 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। लुधियाना पटियाला में भी वही होगा। गुरुदासपुर वगैरह में और भी 1-2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होगी 20 तारीख को। प्रचंड गर्मी का, यानी कि प्रचंड गर्मी नहीं कह सकते, पर गर्मी का प्रकोप शुरू हो जाएगा। यानी हिमाचल प्रदेश में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी। अब देखिए शिमला वगैरह में भी स्टेशन में तापमान बढ़ेंगे। 21 तारीख को क्या होगा, एक मेजर चेंज, 21 मेजर मतलब चेंज आने की संभावना 21 तारीख को है। पंजाब में तापमान में जो गुरुदासपुर में 33 था वो एक दिन में घट करके एक दिन में आने की 5 डिग्री का गिरावट इस क्षेत्रों में एक ही दिन में आने की संभावना है, केवल हवाओं में चेंजेस के कारण। यानी कि 21 तारीख को जो हल्का फुल्का स्नोफॉल मैं अगर आपको पहाड़ों में दिखाऊं तो 20-21 तारीख तक जारी रहेगा। 21 तारीख से धीरे धीरे ये जो आप इसको अभी बर्फीली हवाएं कह सकते हो इस क्षेत्र में, यानी कि थोड़ी ठंडी होगी, तो ये हवाएं पंजाब में पहुंचने लग जाएंगी, जो कि दिन और रात दोनों के तापमान को गिराएंगे। दिन में आप देखिए 5 डिग्री तक तापमान को गिराने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में भी वही रहेगा। 22 तारीख तक यहाँ पर 30 से ऊपर तो रहेगा तापमान, पर 35 के नीचे आ जाएगा। ये सारे थार के क्षेत्र जहां पर उत्तरी हवाएं पहुंचेंगी, काफी गिरावट आने की संभावना है तापमान में। और ये जो हवाएं हैं पूरे उत्तर प्रदेश में भी चलेंगे, तो 1-2 डिग्री सारे इलाके में थोड़ी थोड़ी तापमान में गिरावट आने की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत में भी 1-2 डिग्री गिरावट होगी, इन हवाओं के कारण नहीं, पर इस वेदर सिस्टम के कारण। ये मैं अभी बात कर रहा हूँ आगे। तो उत्तर भारत में ये रहने वाला है अगले कुछ दिनों तक मौसम। तो अभी बात कर लेते हैं आपके यानी कि दक्षिण भारत की ही मैं अभी पहले बात कर लेता हूँ, फिर मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पूर्व को थोड़े रिलेट कर बात करेंगे। तो दक्षिण भारत में फिलहाल एक यानी कि थोड़ी हवाओं में अनियंत्रितता है। एक ट्रफ रेखा देखी जा सकती है यहाँ पर। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है पश्चिमी श्रीलंका में बनी हुई है। पूर्वी श्रीलंका से थोड़े दक्षिण पूर्व में एक और थोड़े सशक्त चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जो कि लो प्रेशर बनने के कगार पे है। तो ये सारे सिस्टम है ना कि इक्वेटर से जस्ट ऊपर है। आप देखिए इसके जस्ट दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में कोई एक सिस्टम है जो कि आप देखिए गणित के दिशा में घूम रही है, और ये गणित की उल्टी दिशा में। तो इसी से आपको समझ आ सकता है कि ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो भी होता है, जैसे यहाँ पर एंटी साइक्लोन, उत्तरी गोलार्ध में एंटी साइक्लोन में हवाएं गणित की दिशा में घूमती है, पर दक्षिणी गोलार्ध में गणित की उल्टी दिशा में घूमती है। और उत्तरी गोलार्ध में जो साइक्लोजेनेसिस का जो सिस्टम्स होते हैं, जैसे चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या चक्रवाती तूफान, ये गणित की उल्टी दिशा में घूमते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में गणित की दिशा में घूमती है। तो ये जो सिस्टम आप देखिए अभी से ही जो यहाँ पर जो ये जो ताइवान वगैरह ये जो सागर है, यानी कि आपका ये जो पूरा साउथ चाइना सी से भी मॉइस्चर को खींच रहा है, और थाईलैंड वगैरह के आसपास टेम्परेचर भी अच्छा है, यानी कि यहाँ पर भी 28-29 डिग्री तक है, तो मॉइस्चर आ रहा है। ये जो है ट्रैवल कर बंगाल की खाड़ी में घुस रहा है, फिर हवाएं ऐसे घूम रही है इस सिस्टम के पास। तो आगे मैं अगर बात करूँ, केरला में धीरे धीरे पश्चिमी हवाएं शुरू हो चुकी है। यहाँ पर दक्षिण भारत में जो तापमान है, ये यहाँ पर हीट वेव जैसी कंडीशन नहीं रहेगी अभी, जो मध्य भारत, उत्तर भारत और पश्चिम भारत में चल रहा है। ऐसी कंडीशन तो दक्षिण भारत में इतनी प्रचंड गर्मी की नहीं रहेगी, पर गर्मी रहेगी दक्षिण भारत में, पर अपेक्षाकृत कम रहेंगी स्पेशली क्षेत्रों में। पर जो तेलंगाना और उत्तरांतरिक कर्नाटका में ये जो है उत्तर भारत से आने वाली हवाएं, उत्तर भारत मध्य भारत से आने वाली हवाएं काफी ज्यादा गर्मी का एहसास करा सकती है। केरला में आज दिन का तापमान जब बढ़ेगा तब प्री मानसूनी गतिविधियां होने की संभावना
पूरे केरला के पूरे तटीय इलाके में है, केरला से लेकर के कर्नाटका के इलाके तक आज प्री मानसूनी गतिविधियां होने की संभावना है। और शाम को भी कुछ क्षेत्रों में जारी रहेगी केरला में, यानी कि बारिश की संभावना बन रही है, पर शाम को कम हो जाएगी कई क्षेत्रों में। हालांकि एक बार फिर दिन के समय कल 16 तारीख को दिन के समय जो यानी कि मुंबई में धीरे धीरे मुंबई के जो ये जो क्षेत्र हो गए आपके एकदम जो सटे हुए हैं अरब सागर से, यहाँ पर अरब सागर से हवाएं आएंगी, पर ज्यादा कुछ यहाँ पर राहत नहीं मिलेगा, संभावना नहीं है। पर एकदम जो दक्षिणी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, साथ ही कोंकण और गोवा, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है, प्री मानसूनी बौछारें गिर सकती है दिन के समय तापमान गिरने से। कोस्टल कर्नाटका में भी यही होगा। 17 तारीख को भी यही स्थितियां जारी रहेंगी। केरला में लगातार पश्चिमी हवाएं आते रहेंगी, यानी कि अभी केरला में जो ये जो ऐसे जो हवाएं आ रही थी, यानी कि आपका तमिलनाडु से होती हुई जो है आपके पूर्वी उत्तर पूर्वी हवाएं, इसमें अभी यानी कि अगले कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए ही रुकावट आ जाएगी, क्योंकि अभी मार्च के महीने में ये हवा पश्चिमी हवाएं शुरू हो जाती है और ये लगातार नवंबर दिसंबर के महीने तक रहती है, दिसंबर के शुरुआत तक। और मानसून में तो आपको पता है काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तमिलनाडु में भी ये हवाएं पहुंचने लग जाती है। तो केरला में अभी से हवाएं शुरू हो चुकी है। 18 तारीख को भी ऐसी स्थिति रहेंगी। 19 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां जो है और भी थोड़ी बढ़ने लग जाएंगी, क्योंकि हवाएं थोड़ी तेज होंगी और ये धीरे धीरे थोड़ी दक्षिण पश्चिमी धीरे धीरे होने लगेंगी। कर्नाटका में दक्षिण पश्चिमी हवाएं आने शुरू हो जाएंगी, थोड़े गरज के साथ बारिश होती है। 19 तारीख को 20 तारीख को दक्षिण भारत के कई इलाके जो आपका ये आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में पैची रेन गरज के साथ होने की संभावना है। केरला कर्नाटका में प्री मानसून गतिविधियों की जो प्रदर्शन है वो काफी अच्छी रहेंगी। अब देखिए तापमान काफी ज्यादा गिर जाएगा 5 बजे को ही यहाँ पर, यानी कि गर्मी पूरी चली जाएगी। अब देखिए 23 डिग्री हो जाएगा, तो थोड़ा यानी कि गर्मी का कोई भी असर नहीं रहेगा इन हवाओं के कारण और बारिश के कारण। मेन जो बारिश लगातार होती रहेंगी। 21 तारीख को भी ये रहेगा जो स्थितियां 21 तारीख को भी यही बनी रहेंगी। 21 तारीख को लगातार ये पश्चिमी हवाएं आती रहेंगी। 22 तारीख को भी जारी रहेंगे, यानी कि 21 तारीख के बाद कंटिन्यू रेन होने की संभावना है। 21 तारीख के बाद 23-24 तारीख को भी यही स्थितियां रहेंगी। तमिलनाडु के भी कुछ क्षेत्रों में प्री मानसूनी गतिविधियां होती रहेंगी। 24 तारीख को एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र तमिलनाडु में विकसित होने की संभावना है, जिसके कारण ये प्री मानसूनी गतिविधियों को जारी रखेगी। और दूसरा अभी मैं अभी इसके बाद ये दक्षिण भारत का मौसम रहने वाला है, यानी कि यहाँ पर अभी बारिश सारे इलाके में धीरे धीरे बढ़ेंगी। और यानी कि कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पर भी प्री मानसूनी गतिविधियां हो जाए, पर संभावना कम है। पर ये जो क्षेत्र दक्षिण भारत का, ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ से केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र और रायलसीमा आंध्र प्रदेश, इसके साथ साथ तटीय कर्नाटका और कोंकण गोवा के कुछ क्षेत्रों में अभी प्री मानसूनी गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, बारिश बढ़ेंगी। और आप कह सकते हो 19-20 तारीख के बाद कंटिन्यू रेन शुरू हो जाएगी इस क्षेत्र में। प्री मानसूनी गतिविधियां काफी अच्छी, प्री मानसूनी गतिविधियों का काफी अच्छा प्रदर्शन हो जाएगा। गर्मी लगभग स्पेशली केरला और तटीय कर्नाटका से गर्मी समाप्त हो जाएगी लगभग, मौसम सुहावना हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं मध्य भारत और पूर्वी भारत में। तो उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो चक्रवाती यानी कि हवा का क्षेत्र धीरे धीरे लो प्रेशर होकर ये गहरा कर, यानी कि थोड़ी यानी कि पहले हो सकता है कि थोड़ा सा वीक हो, अभी जितना गहरा है, पर ये लगातार चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना रहेगा। थोड़े ऊपर आकर धीरे धीरे जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जस्ट दक्षिण में ये एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना 20 तारीख को बन रही है। और इसी के चलते अंडमान निकोबार में लाइट यानी कि बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी।
और मध्य भारत में फिलहाल यानी कि ये इसका ट्रैक मैं भी रिलेट कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपको बताऊंगा। तो फिलहाल पूर्वी भारत में उत्तर भारत से आने वाली शुष्क हवाएं आ रही है, जो कि उत्तर पूर्व में भी पहुंच रही है। मध्य भारत में लू जैसी स्थितियां बनी हुई है, मैंने इससे बोला तापमान काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। मध्य प्रदेश, विदर्भा, छत्तीसगढ़, सारे इलाके में, उड़ीसा वगैरह में ये हवाएं लगातार चले जा रही है। 16 तारीख को भी चलते रहेंगी, 17 तारीख को भी चलते रहेंगी। तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। 17 तारीख को विदर्भा में 40 डिग्री तक तापमान जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 40 डिग्री के आसपास तापमान हो जाएगा। पहले अभी मैं तापमान की बात कर रहा हूँ मध्य भारत में, और यहाँ यानी कि 40 डिग्री मध्य प्रदेश में भी वैसी स्थितियां रहेंगी 40 डिग्री तक। और 17 तारीख को एक ट्रफ रेखा विकसित होने की संभावना बन रही है, जो कि उत्तर भारत के मौसम को भी प्रभावित करेगा। जैसे मैंने बोल रहा था, पंजाब में ये जो हवाएं दक्षिण दिशा से पहुंचेंगी, राजस्थान से ना पहुंचे भले ही, पर ये उत्तरी हवाओं में क्योंकि ब्रेक लगा देंगी, तो जम्मू में तो इतना नहीं रहेगा। जम्मू के आसपास के इलाके में 35 डिग्री तक तापमान जाने की संभावना है। ये मैं बता रहा हूँ, भूल गया था आपको, माफ कीजिएगा। तो यानी कि दक्षिणी दिशा से जो उत्तर प्रदेश, यूपी और यहाँ पर हरियाणा वगैरह से जो दक्षिणी हवाएं पहुंचेंगी, इस इलाके में तापमान को बढ़ा देगी। यानी कि यहाँ पर पूर्वी हवाएं आएंगी, थोड़ी नमी भी बढ़ जाएगी। अभी जो नमी काफी कम हो चुकी है उसमें। पर मध्य भारत में लगातार इस क्षेत्र में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। 1-2 डिग्री की गिरावट हो सकता है, हो जाए 20 तारीख को, और सर्दी लगभग समाप्त हो जाएगा। सुबह थोड़ा हो सकता है कि हल्की सर्दी या हल्का जो सुहावना मौसम होता है वो रहे। 20 तारीख को भी प्रचंड गर्मी रहेगी। 21 तारीख को भी गर्मी रहेगी। 21-22 को हालांकि थोड़ी संभावना है कि तापमान गिर जाए, एटलीस्ट इस क्षेत्र में। पर मैं आपको बताऊं तो छत्तीसगढ़, विदर्भा में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी पूर्वी हवाएं आएंगी। हालांकि तब भी 24 तारीख को भी मैं अगर दिखाऊं तो 36 डिग्री, यानी कि अभी मध्य भारत से सर्दी समाप्त हो चुकी है, सर्दी विदा हो चुकी है। उत्तर भारत में भी वही स्थितियां हैं। तो ये जो वेदर सिस्टम है, पूर्वी भारत में भी तापमान मध्य भारत से थोड़ा कम रहेगा, पर ऐसा ही रहेगा। पर और एक जो मेजर चेंज पूर्वी भारत में, कल से धीरे धीरे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी हवाएं शुरू हो जाएंगी पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत में। इसी के चलते उत्तर पूर्व में कुछ एक इलाकों में जहाँ पर पहाड़ में जो मॉइस्चर ट्रैप हो जाएगा, और यहाँ पर हल्की बौछारें गिर सकती है। और ये जो हवाएं लगातार पूर्वी भारत में चलती रहेंगी, ये मध्य भारत, ये जो है पूर्वी भारत में तापमान को मध्य भारत से 1-2 डिग्री, 2-3 डिग्री कम रखेंगे। 18 तारीख को ये हवाएं लगातार चलेंगी, क्योंकि एक एंटी साइक्लोन बना रहेगा 18 तारीख को मध्य भारत में। 18 तारीख को हवाओं का मिक्सचर रहेगा फिर, पर ये बंगाल की खाड़ी से डायरेक्ट इतनी हवाएं नहीं आएंगी। हालांकि तटीय क्षेत्रों में, जैसे कि उन्होंने बोला, यहाँ पर राहत रहेगा, और सागर से हवाएं आती रहेंगी। जैसे मुंबई वगैरह में आंतरिक हवाएं चल रही है अभी फिलहाल, तो यहाँ पर कोई राहत नहीं है, पर यहाँ पर ऐसा स्थितियां नहीं रहेंगी 20 तारीख से भी। पर हालांकि जो आंतरिक हिस्से हैं, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर भी 40 डिग्री तक जाने की संभावना है तापमान। तो यहाँ पर भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। हालांकि इसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है 22 तारीख को, फिर भी कुछ एक क्षेत्रों में जो है जारी रहेगा जो तापमान अधिक। तो ये आप देखिए 24 तारीख होते होते इसमें कमी आएगी, क्योंकि 24 तारीख को सिस्टम काफी पास आ जाएगा, जो सशक्त होकर मैं अभी आपको ट्रैक बताता हूँ। तो ये काफी तेजी से दक्षिणी हवाओं को यहाँ पहुंचाएगा, जो कि तापमान को बिल्कुल भी इतना बढ़ने नहीं देगी। इस क्षेत्र में मध्य भारत में थोड़ी थोड़ी दक्षिणी हवाएं आनी शुरू हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं। तो ये जो सिस्टम है, ये धीरे धीरे यानी कि अग्रसर होगा। अंडमान में काफी अच्छी बारिश ये दे सकता है, भारी मूसलाधार बारिश 21 तारीख को अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में हो सकती है। 22 तारीख होते होते ये सिस्टम और आगे आएगा, और उड़ीसा तट से तो दूर रहेगा, पर म्यांमार और जो पश्चिम बंगाल के तट से सटकर ये सिस्टम आगे ही जाएगा। 23 तारीख को और आगे बढ़ने की संभावना है। 24 तारीख को
ये सिस्टम यानी कि धीरे थोड़ा सा रिकर्व करेगा। मार्च के महीने में थोड़ा सा ये रिकर्व करते हैं सिस्टम, तो ये थोड़ा सा हो सकता है रिकर्व करे। लैंडफॉल फिलहाल जो वेदर मॉडल नहीं दिखा रही है, पर इसका लैंडफॉल लगभग इसी क्षेत्र में होने की संभावना है, यानी कि उत्तर पूर्व में। अगर यही ट्रैक रहती है, अगर ट्रैक में परिवर्तन होती है तो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी छवि क्लियर नहीं है। पर 24 तारीख के शाम को पश्चिम बंगाल में कुछ एक क्षेत्रों में हल्की पैची रेन होने की संभावना है, जो कि गर्मी से राहत देगा लोगों को, क्योंकि लगातार क्योंकि बंगाल की खाड़ी से हवाएं आएंगी काफी तेजी से, तो ये कुछ बारिश की गतिविधियां हो सकता है दी जाए। बांग्लादेश में भी ये रहेगा, पूर्वोत्तर में भी लगातार बंगाल की खाड़ी से काफी तेजी से हवाएं आएंगी। हवाओं की स्पीड में दिखाऊं तो ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि ये जैसे जैसे पास आएगा, पहले हवाओं की स्पीड थोड़ी ज्यादा रहेगी जब ये थोड़ी और दक्षिण में रहेगा। जैसे ही उत्तर में आएगा तो यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। जैसे मैंने बोला, पहला मेन फैक्टर है सी सरफेस टेम्परेचर, यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं है, जो कि साइक्लोजेनेसिस या साइक्लोजेनेसिस के सपोर्ट में तो है, पर साइक्लोन चक्रवात बनने की सपोर्ट में नहीं है। जीएफएस वेदर मॉडल का अगर मैं आपको ट्रैक दिखाऊं तो जीएफएस वेदर मॉडल के अनुसार ये धीरे धीरे सशक्त होगा। आप देखिए ऐसे सशक्त होकर ये अंडमान निकोबार में के आसपास ही एक डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन बनने की संभावना है इसकी। और हो सकता है कि चक्रवाती तूफान 20 तारीख के दोपहर को अंडमान के पैरेलल में ये एक चक्रवाती तूफान बन जाए, अंडमान और निकोबार में काफी मूसलाधार बारिश देते हुए। ये 21 तारीख को और आगे बढ़ेगा एक चक्रवाती तूफान के रूप में ही। हो सकता है आप देखिए इसको विंड स्पीड 77, सीवियर साइक्लोन बनने की संभावना नहीं है जीएफएस मॉडल के अनुसार। पर हाँ, ये अगर चक्रवाती तूफान बनता है तो कुछ ना कुछ नुकसान तो ये करेगा ही, और इसका नाम साइक्लोन असानी पड़ेगा, जो कि श्रीलंका ने दिया है। और अब देखिए इसके अनुसार केरला में अब देखिए हवाएं लगातार खींचेंगी इसी के कारण। और जो उत्तर भारत में, क्योंकि ये लू के प्रकोप को बढ़ा देगा, अब देखिए हवाएं से घूमते हुए आएंगे, तो जीएफएस मॉडल थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा दिखाता है 1-2 डिग्री एवरेज से, पर हो सकता है कि 20-21 तारीख को मध्य भारत में कई इलाकों में 40 डिग्री पहुंच जाए तापमान इसी के कारण। और आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है ये जीएफएस मॉडल के अनुसार और काफी ज्यादा रिकर्व होकर म्यांमार में लैंडफॉल कर जाएगा। भारतीय तट में इसका कोई भी खतरा नहीं रहेगा। कुछ क्षेत्रों में हो सकता है बारिश दे, और ये जो मणिपुर, मिजोरम, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हल्की 1-2 स्थानों पे मध्यम बारिश दे सकता है जब म्यांमार में लैंडफॉल करेगा। कोई भी इससे भारत को खतरा नहीं होगा अगर इसका ट्रैक ऐसा रहता है तो। और यानी कि जीएफएस मॉडल के अनुसार यही है, और थोड़ा सा वीक भी हो जाएगा इस क्षेत्र में सी सरफेस टेम्परेचर कम होने के कारण, और ये म्यांमार में लैंडफॉल करेगा। पर ECMWF थोड़े इस तरफ दिखा रहा है, तो इस तरफ भी होने से बांग्लादेश में लैंडफॉल करके इनडायरेक्ट इफेक्ट पर इसका रहेगा काफी ज्यादा, क्योंकि ये जो क्षेत्र त्रिपुरा और जो आपका ये जो पूर्वोत्तर के स्टेट्स सी से काफी पास है, यानी कि बांग्लादेश में बॉर्डर करते हैं, पर सी यहाँ से काफी ज्यादा पास है। तो अगर कोई साइक्लोन यहाँ पर भी लैंडफॉल करता है तो त्रिपुरा में काफी हेवी डैमेज दे सकता है, क्योंकि थोड़ी सी ही दूर में त्रिपुरा का आप देखिए बॉर्डर लाइन है यहाँ पर लगभग। तो यहाँ पर अगर ये लैंडफॉल करता है तो यहाँ पर भीषण डैमेज देने की संभावना है। इस क्षेत्र में भी यही रहेगा, यानी कि मिजोरम में। तो ये रहेगा अभी फिलहाल इसका ट्रैक। आगे के मैं आपको बताते रहूँगा इस सिस्टम का, यानी कि कैसा क्या ट्रैक होता है, मैं आपको आगे अवगत कराते रहूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। आगे के वेदर अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।